नमस्कार दोस्तों, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में आधुनिक काल पर हम चर्चा करेंगे, जिसमें भारतेंदु युग की काव्य प्रवृत्तियाँ प्रमुख रूप से हम जानेंगे। भारतेंदु युग के काव्य की कौन कौन सी प्रवृत्तियाँ रही है, इस वीडियो में पूरा अंत तक देखेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। भारतेंदु बाबू को आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रवर्तक माना जाता है। भाषा काव्य रूपों की विविधता, नया जागरण, संदेश उन्हीं की कविता द्वारा हिंदी साहित्य में आया। इसीलिए हिंदी नवजागरण के साहित्य का अग्रदूत भी उन्हें कहा जाता है। श्रृंगार और विलासिता के केंचुल को उन्होंने दूर किया था और कविता को जनसाधारण के निकट लाया। नायिका का नक्सिक वर्णन और विरह की व्याकुल का स्थान, देश की जनता की दुर्दशा का वर्णन, देश के स्वाभिमान की भावना ने ले लिया। यही कारण है कि श्रृंगार, अलंकार, रीति निरूपण, प्रकृति का उद्दीपन चित्रण प्रायः कम होता गया। भक्ति नीति भी पिछड़ती गई। जातीय राष्ट्रीय प्रबोधन का पराश्रय मिला। भीतर भीतर सबरस चूसे, हंसी हंसी के तन मन मूसे, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी सज्जन नहीं अंग्रेज। जैसी कविताएं लिखकर अंग्रेजों द्वारा किए जाने वाले शोषण का चित्रण वे खींचते हैं, देशवासियों को जागृत करते दिखते हैं, तो दूसरी ओर अंग्रेजों द्वारा देश की संपत्ति का होने वाला दोहन देखकर मन भारी हो जाता है। पंक्ति है, अंग्रेज राज सुखसाज सजे सब भारी, पैधन विदेश चल जाते यह अति सवारी का भाव उनकी कविता में व्यक्त हुआ है। भारतेंदु युग की कविता राष्ट्रीय भावना की कविता है। विदेशी वस्तुओं के प्रयोग का बहिष्कार भी उन्होंने किया। देश की जागृति के लिए बार बार ईश्वर वंदना भी वे करते हैं। देश के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा धार्मिक पतन को देखकर वे अतीत का गौरवगान भी करते हैं, जिससे सांप्रदायिक भावनाओं के विकास में आगे चलकर सहयोग मिले। उनका हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान वाला गुणगान इसी कोटि का है। अंग्रेजी राज्य के कारण भारत मुगलों के कठोर शासन से मुक्त हुआ। इस प्रकार का एक दृष्टिकोण भारतेंदु की कविता में आया है। अत्याचारपूर्ण शासन की समाप्ति के प्रति वे संतोष जाहिर करते हुए अंग्रेजों के प्रति राजभक्ति निष्ठा को भी इस काव्य की कविता व्यक्त करते हैं। इस देश में सुधार लाने की गुहार भी वे ब्रिटिश के प्रति लगाते हैं। एक ओर यह कविता देशभक्ति का परिचय देती है तो दूसरी ओर राजभक्ति का। स्वयं भारतेंदु बाबू को ब्रिटिश राज परम मोक्ष का फल लगता है। परम मोक्ष फल राजपद परसन जीवन माही, ब्रिटेन देवता राजसुत पर परसहु चित्त चाही। विद्वानों की राजभक्ति प्रदर्शन के कारण रूप में कंपनी के अत्याचारपूर्ण शासन समाप्ति और नई शासन एवं नई व्यवस्था की स्थापना का स्वीकार भी लगती है। लेकर राज कंपनी के करसव निज हाथन, किए सनाथ भोली भारत की प्रजा अनाथन में व्यक्त होती है, जिसमें राजभक्ति साफ झलकती है। महारानी विक्टोरिया की घोषणा का स्वागत, विक्टोरिया के मृत्यु पर शोक, लॉर्ड रिपन के प्रति श्रद्धांजलि आदि विषयों पर इस काल के कवियों ने कविता लिखी। फिर भी प्रेमगंज जैसे कवि अंग्रेजों को भारत हित के लिए राज करने के लिए कहते हैं। करहूँ आज सो राज आप केवल भारत हित, केवल भारत के हित साधन में दिने चित। विद्वानों का कहना है कि राजभक्ति के अंतर्गत आने वाली कविता को लेकर
कवियों पर राजद्रोह या सांप्रदायिकता का दोष लगाना नहीं चाहिए। नागेंद्र के अनुसार भले ही यह नई राजनीतिक चेतना की कविता हो, फिर भी यह कहना होगा कि स्वतंत्रता के बाद भारत उत्तर नई राजनीति से रूढ़ होकर सन 1920 ईस्वी के साहित्य राजनीति में यही उभर कर आई और इसी कारण नवजागरण को ही हिंदू धर्म पुनरुत्थान के रूप में शंभुनाथ, वीर भारत तलवार जैसे विद्वानों ने देखा, जो सही प्रतीत होती है। नई सामाजिक चेतना। योगिन कविताओं ने नई सामाजिक समस्याओं पर कविता लिखी, जिसमें सामाजिक समस्याओं को दूर करते हुए ब्राह्मण समाज, आर्य समाज के आंदोलनों का प्रभाव उक्त काल की कविता पर पड़ी। विधवा विवाह का समर्थन, बाल विवाह का विरोध, सती प्रथा का विरोध, छुआछूत प्रति उदारता का दृष्टिकोण, सरी गली रूढ़ियों का विरोध करने के लिए मध्यम वर्ग के सामाजिक जीवन का चित्रण कविता में आया। एक तरह से यह कविता जनवाद की ओर दृष्टिपात करती है। भारतेंदु युग के कवियों को समाज सुधार के कवि माना जाता है, जिस पर प्रश्न भी उठते हैं। कुछ कवि उदारता का परिचय नहीं देते। भारत धर्म कविता में अंबिका दत्त व्यास द्वारा वर्णाश्रम धर्म का दृढ़तापूर्वक अनुमोदन और राधाचरण गोस्वामी द्वारा विभिन्न कविताओं में प्राचीन शास्त्र नीतियों का समर्थन एवं विधवा विवाह का विरोध ऐसे ही उदाहरण है। अतः यह स्पष्ट है कि कुछ कवि समाज सुधार के अग्रणी थे तो कुछ यथास्थितिवाद को बनाए रखने में धन्यता मानते थे। स्वयं भारतेंदु ने मात्र सुधारवादी दृष्टिकोण अपनाया। भारत दुर्दशा जैसे नाटकों में वर्ण व्यवस्था की संकीर्णता का विरोध उन्होंने किया है। बहुत हमने फैलाए धर्म, बढ़ाया छुआछूत का कर्म। इनके समकालीन कवि बाल मुकुंद गुप्त ने भी समाज सुधार की दृष्टि अपनाई है। धनिकों को संबोधित करते हुए वे कहते हैं, हे धनिकों, क्या दीन जनों की नहीं सुनते हो हाहाकार, जिसका परे परोस भूखा उसके भोजन को धिक्कार, भूखे की सुधि उसके जी में कहिए किस पथ से जावे, जिसका पेट मिष्ट भोजन से ठीक नाक तक भर जावे। वस्तुतः आर्य समाज की सामाजिक एवं धार्मिक सुधार वृत्ति का प्रभाव कुछ लेखकों पर स्पष्ट है। कुछ सहर्ष स्वीकारते हैं और कुछ नहीं। ऐसे ही वेद मार्ग छोड़कर मुस्लिम धर्म संस्कृति को स्वीकार करने वाले की कटु आलोचना राधाचरण गोस्वामी जी कहते हैं। उनकी पंक्ति है, यज्ञनाग सब पे मेट पेट भरन में चतुर, पीतर पिंड नहीं देत यमन सेवा में आतुर, पढ़े जन्मते फारसी छोर वेद मार्ग दियो, हा हा विधि वाम ने सर्वनाश भारत कियो। हाँ हाँ से स्पष्ट है कि गोस्वामी जी की व्यथा कौन सी किस प्रकार की रही है। प्रताप नारायण मिश्र भी स्त्री शिक्षा के प्रति पक्षपाती रवैया अपनाते हैं, बाल विवाह का विरोध करते हैं और विधवाओं के दुख की विलाप करते हैं। निज धर्म भली विधि जाने, निज गौरव पहचाने, स्त्रीगण को विद्या देवे, करी पतिव्रत यश लावे, झूठा यह गुलाब की लाली, धोवन ही मिट जाए, बाल विवाह की रीति मिटाओ, रहे लाली मुँह छाए, विधवा बिल पे नित धेनु कटे कोहू लागत, हाय गुहार नहीं। पुराणपंथी दृष्टि के बावजूद भी कविता में बड़ी मात्रा में सुधारणवादी प्रवृत्तियाँ विद्यमान है। एक तरह से मानवतावादी विचार भावनाओं का सृजन कर्म इस दौर में शुरू हो चुका है। तो ऐसा कहा जा सकता है, आर्थिक चिंताओं का प्रकटीकरण। ब्रिटिश द्वारा की जाने वाली आर्थिक लूट को देखकर भारतेंदु का मन बड़ा व्यथित हो चुका था। इसीलिए कवियों ने स्वदेशी उद्योग एवं वस्तुओं का प्रयोग करने का आह्वान किया था। भारतेंदु ने प्रबोधिनी कविता में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार को प्रत्यक्ष प्रेरणा दी।
भारतीय परिपत्रक पर सवाल उठाते हुए ब्रिटिशों की आर्थिक शोषण नीति का विरोध प्रताप नारायण मिश्र जैसे कवियों ने किया। अभी देखी नया दशा देश हो, बदला है रंग आसमां कैसे कैसे। सांस्कृतिक राष्ट्रवादियों की ओर से भी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार भाव भारतेंदु में आया है, जिसमें वे मलमल और मार्किन का व्यवहार करने वालों की आलोचना कटु शब्दों में करते हैं। मार्किन मलमल बिनचा चलत कछु नहीं काम, परदेसी जुल्हा के मानहु भये गुलाम। तो ब्रिटिश की साम्राज्यवादी नीति के प्रति गहरा क्षोभ भी कवियों की कविताओं में व्यक्त करते हुए और स्वतंत्रता की मांग भी की है कवियों ने। तो कुछ बीच में कवि की पंक्तियां आ रही है जो कि उपयोगी और महत्वपूर्ण है, इसे भी आप नोट करते चलें तो अच्छा रहेगा। सब तजे गए स्वतंत्रता नहीं, चुप लाते ख्वाब, राजा करे सो न्याय परे सो दाव। या तत्कालीन भारतीय समाज की आर्थिक दुर्व्यवस्था को लेकर कवि करुणार्थ हो जाते हैं। और एक पंक्ति है, रोवहु सब मिली आवहु भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाई। भारत की आर्थिक दुर्गति को ब्रिटिश शासन करणीभूत रहा है और इस बात को कभी भूलते नहीं और वे देश प्रेम भाव को व्यक्त करते हुए चूकते नहीं है। अब आगे हम बात करेंगे भारतेंदु युग में जनजीवन का चित्रण। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार भारतेंदु युग की जनवादी भावना उसके समाज सुधार में निहित है। आगे वे कहते हैं कि वह केवल राजनीतिक स्वाधीनता का साहित्य न होकर मनुष्य की एकता, क्षमता और भाईचारे का साहित्य है। भारतेंदु स्वदेशी आंदोलन के भी अग्रदूत न थे, वे समाज सुधार में से भी प्रमुख थे। स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, विदेश यात्रा आदि के समर्थक थे। भारतीय महाजनों के पुराने पेशे सूदखोरी की उन्होंने कड़ी आलोचना की थी। सर्वदा से अच्छे योग्य ब्याज खाना, चोरी पहनना एक सा समझते हैं, पर सब आलसियों को इसी का आलंबन है, न हाथ हिलाना पड़े न पैर। कवियों ने मानव हित के लिए सामाजिक सुधार को अपनाते हुए कुप्रथाओं, धार्मिक मिथ्याचार, छल कपट, स्वार्थपरायण आदि विषयों पर कविता द्वारा प्रहार किया है। अंग्रेजों के शोषण विरुद्ध जागरण फैलाए हैं। प्राचीन भारतीय संस्कृति के गौरव को आदर्श रूप में प्रस्तुत किए हैं। शासन सुधार की आकांक्षा भी जनजीवन को व्यक्त करती है। अपनी कविता में यथार्थ चित्रण समाज जीवन का चित्रण है। जनजीवन को उभारने हेतु उन्होंने लावनी, गजल, ठुमरी, मलाल, दादरा जैसे लोकगीत संगीत का प्रयोग कविता में भारतेंदु ने किया है। जनता में जागरण हेतु ग्राम गीतों द्वारा उन्नति का मार्ग उन्होंने स्वीकारा है। अब भारतेंदु युग में श्रृंगार की कविता पर चर्चा करते हैं। भारतेंदु युग में श्रृंगार पे किस प्रकार से कैसी कविताएं लिखी गई और कुछ पंक्तियों को भी यहाँ हम देखेंगे। श्रृंगार की कविता। रीतिकालीन भक्ति एवं श्रृंगार की परंपरा भारतेंदु युग तक चली आई थी, जिसका प्रभाव उनके साहित्य पर पड़ा है। भारतेंदु वैष्णव परंपरा के उपासक थे। राधा कृष्ण के प्रति उनके अनन्य भक्ति थी। सदैव राजसी ठाट बाट में रहते थे। इनमें अनेक गुण थे, पर विलासिता का सबसे बड़ा अवगुण था। एक बार इन्होंने कहा था, जगत जाल में नित बंध्यो, परियो नारी के कंद, मिथ्या अभिमानी पतित, झूठे कवि हरिश्चंद। उन्होंने राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन किया है। माधुर्य, भक्तिपरक श्रृंगार चित्रण, रीतिकालीन पद्धति पर नखशिख, से ऋतु, नायिका भेद वर्णन, उर्दू प्रभाव, संपर्क में वेदनात्मक प्रेमाभिव्यक्ति, भारतेंदु और प्रेम घन की रचनाओं में ये सारी मिलती है। प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम फुलवारी आदि रचनाओं में भारतेंदु ने भक्ति श्रृंगार और विशुद्ध श्रृंगार का वर्णन किया है। सौंदर्य प्रेम, विरह की व्यंजना में कहीं कहीं ये दोनों उर्दू काव्य शैली के प्रभाव में है।
प्रेमधन में वे घनानंद रसखान एवं पद्माकर जैसे रीतिकालीन कवियों का अनुसरण करते हैं। सजी सेज संग के महल में उमंग भरी, पियकर लागी काम कसक मिटावे लेत, ठानी विपरीत पूरी मैन मसूस सन सो, सूरत समर जय पत्रहि लिखायो लेत, हरिश्चंद्र उझकी उझकी रति गाढ़ी करी, जोम भरी पियहि झकोर हराए लेन, याद कर पी के सब निर्दय धाते अजू, प्रथम समागम बदल्यो चुकायो लेत। तो इस प्रकार से भारतेंदु की यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ भी आपको देखने को मिल रही है। उन्होंने रीतिकालीन कवियों की तरह यवन विकृति जैसे स्वरति, समरति, चित्ररति, वस्त्ररति, परपीड़न रति इत्यादि का वर्णन किया है। बिहारी सूरदास जैसे साहित्यिक श्रृंगार की झलक भी उनकी कविता में पाई जाती है। बिहारी के तर्ज पर इन दुखिया अखियन को सुख सिरज्यो ही नाही, इन दुखियन के न दुख सपने हो मूल्यो, यो ही सदा व्याकुल विकल अकुलायो, बिना प्राण प्यारे भये दरस तिहारे, हाँ देखी लीजो आँख ये खुली रह जाएगी। और सूरदास के तर्ज पे सखी ये नैना बहुत बुरे, तब सो भयो परही हरिसो, जब सो जाई जुरे, मोहन के रस भर है डोलत, तलफत तनिक दूरे। अन्य कवियों में राधा कृष्णदास, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास में श्रृंगार वर्णन पाया जाता है। अब भारतेंदु युग में भक्ति भावना पर हम विचार करेंगे। हमने पहले ही कहा है कि भारतेंदु वैष्णव भक्त थे। राधा कृष्ण के प्रति उनमें भक्ति थी। वल्लभ संप्रदाय में वह दीक्षित थे। मेरे तो राधिका नायिका हो गति, लोक दो रहे सो नसी जाओ, मेरे तो साधन एक ही है, जयनंद लाल वृषभान कुमारी। उनके काव्य में विनय भाव की भक्ति प्राप्त होती है। प्रेमगन ने अलौकिक लीला नामक कविता में स्फुट भक्ति पदों को रखा है। अंबिका दत्त व्यास की कंसवध जैसी प्रबंध रचना, राधा कृष्णदास की विनय भाव युक्त कृष्ण स्तुति का उल्लेख भारतेंदु युगीन कृष्ण भक्ति काव्य के संदर्भ में आवश्यक है। इसके अलावा प्रेम घन की सूर्य स्त्रोत, भारतेंदु की उत्तरार्ध, भक्तमाला और कार्तिक का स्नान, प्रताप नारायण मिश्र की नवरात्र के पद और राधाचरण गोस्वामी के नौ भक्तमाल उल्लेखनीय कृतियाँ है। भारतेंदु में भक्ति देशानुरागी भाव की दिखाई देती है, अर्थात वह देश हित की कामना करते हैं। सांप्रदायिक मत मतांतरों पर आधारित धार्मिकता के स्थान पर उन्होंने उदारता का परिचय दिया है। जैन कौतूहल में उन्होंने धार्मिक विद्वेष की व्यर्थता को प्रतिपादित किया है। धर्मनिरपेक्षता का भाव उनमें है, ऐसा कहा जाता है। फिर भी उनमें धार्मिक एकांगिकता की चर्चा सामने आ रही है। उनकी धार्मिकता पर प्रश्न उठ रहे हैं। प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्णदास जैसे कवियों ने भी देश अनुराग भक्ति को देखा जा सकता है। अब भारतेंदु युग में प्राकृतिक चित्रण। इतिकाल की तरह प्रकृति का स्वतंत्र चित्रण का अभाव भारतेंदु युगीन कवियों में रहा है, और यह स्वाभाविक है कि सौंदर्य बोध में सहायक स्वतंत्र प्रकृति चिंतन का श्रेय किसी सीमा तक ठाकुर जगमोहन सिंह को ही दिया जा सकता है। भारतेंदु समेत अन्य कवियों ने परंपरा का निर्वाह किया है। अंबिका दत्त व्यास की पावस पचासा, गोविंद गिल्ला भाई की षड्ऋतु, पावस पयोनिधि आदि कृतियों में बसंत और वर्षा ऋतु का आलंबनात्मक चित्र मौजूद है। भारतेंदु के प्रति समीरण प्रेमधन की मयंक महिमा और प्रताप नारायण मिश्र की प्रेम पुष्पांजलि में
स्वतंत्र प्रकृति चित्रण है, किंतु सफलतापूर्वक ऐसा मत नागेंद्र व्यक्त कर चुके हैं कि प्रकृति को श्रृंगारिक मनोदशाओं, सामाजिक उद्बोधन, नीति कथन आदि से संबद्ध करने की अनिवार्यता ने प्रकृति का स्वतंत्र वर्णन इस काल में रूप ग्राहक नहीं है। रीतिकालीन उद्दीपन वर्णन को न स्वीकारते हुए संस्कृत काव्य में उपलब्ध नैसर्गिक सौंदर्य वर्णन से प्रकृति का सजीव चित्रण के काव्य में आया है। पर्वत श्रृंखला का सौंदर्य चित्रण इस प्रकार किया है। अपाह अपार कैलाश से कोटिन ऊंची सिख लगी अंबर चूम, निहारत धिगी भ्रमे पहिया, गिरी जाक उतंग ऊपर झूम, प्रकाश पतंग की कोटि के भी से अरविंद मलिंद सुझूम, लसे कटी मेखला में जगमोहन कारी, घटाघन घोरत। भारतेंदु युग में हास्य व्यंग। हास्य व्यंग की अभिव्यक्ति भी इस युग की महत्वपूर्ण विशेषता रही है। हास्य व्यंग को राष्ट्रीय समस्याओं से जोड़ने का प्रयास इस काल में हुआ है। पश्चिमी सभ्यता, विदेशी शासन, सामाजिक अंधविश्वास, रूढ़ियों, कवियों ने कठोर व्यंग किया है इन सभी पर। इनमें विषय एवं शैली की भिन्नता भी रही है और निम्नलिखित कवियों ने इन कविताओं में हास्य व्यंग लिखे भी है। और एक प्राचीन रूढ़िगत विकृतियों पर, दो विदेशी संपर्क में भारतीयों की स्थिति पर, तीन भक्ति संबंधी संकीर्ण विचारों पर, चार विकृत सांस्कृतिक जीवन पर, पांच राजनीतिक व्यवस्था पर महत्व आदि है। राजनैतिक व्यंग में उल्लेखनीय है कि अंग्रेजों की शोषण नीति, भारतीयों की निष्क्रियता एवं नपुंसक प्रवृत्ति, पराधीन वृत्ति आदि। छह साहित्यिक एवं भाषागत विचार पर, खासकर उर्दू के आग्रह पर भारतेंदु की तीन व्यंग शैलियाँ हैं, पैरोडी, स्यापा और गाली। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि बंदर सभा के गीतों की रचना उन्होंने उर्दू नाटक इंदर सभा के गीतों की पैरोडी के रूप में किया है। उर्दू स्यापा उर्दू फारसी के स्यापा नामक काव्य रूप की शैली में लिखित है। उर्दू हाय हाय कहाँ सिधारी हाय हाय पंक्तियों में उन्होंने बनारस अखबार के समाचार शीर्षक उर्दू मारी गई पर व्यंग किया है। समधिन मधुमास की रचना गाली व्यंग नीति की शैली में की गई है। नए जमाने की मुकरी समकालीन सामाजिक राजनीतिक विसंगतियों पर लिखी है। साथ ही प्रताप नारायण मिश्र की हरगंगा बुढ़ापा, काराष्टक आदि प्रसिद्ध रचनाएं हैं। भारतेंदु में अमीर खुसरो की मुकरी शैली स्पष्ट होती दिखती है। मदपान संबंधी व्यंग का उदाहरण है, मुँह जब लगे तब नहीं छूटे, जाति मान धन सब कुछ लूटे, पागल करी मोही करे खराब, क्यों सखी सज्जन नहीं शराब। भारतेंदु युग में नीति निरूपण के परंपराबद्ध ग्रंथों की रचना पर भी हम चर्चा करेंगे। नीति निरूपण संबंधी परंपरा से संबंध ग्रंथों का लेखन इस कालखंड में हुआ। भारतेंदु युग में लच्छीराम, ब्रह्मभट्ट, कविराजा, मुरारीदान, बाल गोविंद मिश्र आदि रीति निरूपण पद्धति ग्रंथ लिख रहे थे, जिसमें प्रमुख है लच्छीराम की महेश्वर विलास, जिसमें नायिका भेद एवं नवरस का विश्लेषण है। रामचंद्र भूषण अलंकार शास्त्र का ग्रंथ है। रावणेश्वर, कल्पतरु, शरव्यांग निरूपण कृति, मुरारीदान का जशवंत यशोभूषण ये बृहत काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। यह मूलतः अलंकार ग्रंथ है, जिसमें काव्य स्वरूप, शब्द शक्ति, गुण और रीति का सार मौजूद है। बाल गोविंद मिश्र का भाषा छंद प्रकाश में 48 मातृका वर्ण छंदों का स्वरचित काव्य लक्षण उदाहरण प्रस्तुत है। अन्य दो उल्लेखनीय रचनाकार है प्रताप नारायण सिंह की रस सुकुमार कर और कन्हैयालाल पोदान की अलंकार प्रकाश। महत्वपूर्ण बात यह है कि रीति निरूपण की वृत्ति पिछड़ती जा रही है और काव्य नए साँचे में ढल रहा था। भारतेंदु के बाद तो यह
प्रवृत्ति रही ही नहीं है। भारतेंदु युग में समस्या पूर्ति परक काव्य रचना। समस्या पूर्ति परक काव्य रचना इस काल में बड़ी लोकप्रिय रही। बाकायदा इस प्रकार की काव्य गोष्ठियों का आयोजन किया जाता रहा और बड़े बड़े कवि इसमें ससम्मान भाग लेते। कठिन से कठिन विषयों पर समस्या पूर्ति कराई जाती। कहा जाता था कि अंबिका दत्त व्यास ने अपने कवि जीवन का आरंभ काशी की कविता वर्धिनी सभा में पूरी अम्मी जी की कटोरिया से चिरंजीवी रहो विक्टोरिया रानी समस्या की पूर्ति करके सुकवि की उपाधि पाई थी। कानपुर के रसिक समाज बाबा सुमेरन सिंह द्वारा निजामाबाद आजमगढ़ की कवि समाज काफ़ी प्रसिद्ध मंच है। अंबिका दत्त व्यास के पिता दुर्गादत्त व्यास का समस्या पूर्ति प्रकाश, अंबिका दत्त व्यास का समस्या पूर्ति सर्वस्व, गोविंद गिल्ला भाई का समस्या पूर्ति प्रदीप, गंगाधर दिग्गंग का समस्या प्रकाश, नर्मदेश्वर प्रसाद सिंह का पंचरत्न तथा भारतेंदु ग्रंथावली में समस्या पूर्तियों का संग्रह उपलब्ध है। नारायण मिश्र की समस्या पूर्ति काव्य का एक उदाहरण देखिए। मन बैठी है मान की मूर्ति सी, मुख खोलत बोले न नाही नहा, तुम ही मुरारी के हारी परे, सखियान की कौन चलाई जहाँ, वर्षा है प्रताप जू धीर धरे, अब लो मन को समुझाए जहाँ, यह व्यारी तबे बल बदलेगी कछु पपिहा, जब पूछे में पी कहाँ। काव्यानुवाद का आरंभ। काव्यानुवाद की परंपरा भी इसी युग से शुरू हो चुकी है। संस्कृत और अंग्रेजी के काव्यानुवाद बड़ी मात्रा में हुए हैं। सर्वप्रथम उल्लेखनीय है राजा लक्ष्मण सिंह का रघुवंश और मेघदूत। भारतेंदु ने नारद भक्ति सूत्र और शांडिल के भक्ति सूत्र को तदीय सर्वस्व और भक्ति सूत्र बैजंती नाम से अनुवाद किया। बाबू तोताराम ने वाल्मीकि रामायण का रामायण, ठाकुर जगमोहन सिंह ने ऋतु संहार एवं मेघदूत, लाला सीताराम भूप ने मेघदूत, कुमार संभव रघुवंश और ऋतु संहार। अंग्रेजी से श्रीधर पाठक ने गोल्ड स्मिथ, हर्मिट और डेजर्टेड विलेज को एकांतवासी योगी तथा उजर ग्राम नाम से अनुवाद किया। भाषा लालित्य, शब्दानुभाव, सरलता और गुणों से संपन्न है, डॉक्टर नागेंद्र ने ऐसा कहा है। काव्य रूपों की विविधता। भारतेंदु युग में काव्य रूपों की विविधता प्रयोग रूढ़ हो गया तथा परंपरागत लोकगीत संगीतात्मक थे और व्यंग नए रूप में विकसित हुए, किंतु प्रधानता मुक्त काव्य की ही रही, जिसके साथ प्रबंध गीति में भारतेंदु ने के रानी छद्मलीला, देवी छद्मलीला, तन्मय लीला का उल्लेख किया गया है। निबंध काव्य रूपों में विजयनी, विजय, वैजयंती तथा हिंदी भाषा महत्वपूर्ण है। कुछ सतसई परंपरा के उदाहरण भी देखे जा सकते हैं। हरिऔध का कृष्ण शतक 1882, अंबिका दत्त व्यास का सुकवि सतसई आदि। प्राचीन पद शैली के आधार पर ठुमरी, मलाल, दादरा एवं आदि राग रागिनियों में काव्य रचनाएं की गई। लोकगीत की शैली काफ़ी लोकप्रिय थी। उदाहरणार्थ प्रेमघन और प्रताप नारायण मिश्र की कजरिया तथा भारतेंदु के वर्षा विनोद, प्रताप नारायण मिश्र, राधा चरण गोस्वामी और जगजीवन की लाशनिया महत्वपूर्ण है। व्यंग में बंदर सभा, उर्दू का स्यापा एक नई शैली में आया है। भारतेंदु ने मुकरियों का लेखन भी किया है। गजल का नव प्रयास रसा उपनाम से भारतेंदु के द्वारा, अम्बु उपनाम से प्रेमधन द्वारा किया गया। इसे यह कहा जा सकता है कि काव्य की परंपरा रूपों से इस काल के कवियों ने बंधे न रह कर नए प्रयोग भी किए हैं। अब भारतेंदु युग में भाषा पर अगर चर्चा करें कि भारतेंदु युग में भाषा की स्थिति क्या थी, तो भारतेंदु युग के काव्य के क्षेत्र में ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है, तो गद्य के क्षेत्र में खड़ी बोली का, हिंदी उर्दू का विवाद इस काल के राजनीतिक की देन रही। फिर भी भारतेंदु
ने हिंदी के दायित्व को हिंदी भाषा नामक ग्रंथ लिखकर पूर्ण किया। उन्होंने उर्दू फारसी की जटिलतम तत्सम शब्दावली का बहिष्कार किया। काव्य में ब्रज के साथ साथ अन्य बोली भाषा शब्दों के प्रयोग भी दिखाई देते हैं, जैसे भोजपुरी, बुंदेलखंडी, अवधी आदि। इसके अलावा उर्दू अंग्रेजी का प्रयोग भी किया गया है। ब्रज भाषा और खड़ी बोली को लेकर आंदोलन चला। अयोध्या प्रसाद खत्री ने खड़ी बोली का आंदोलन 1888 में चलाया। कुछ कवियों ने विरोध भी किया। परिणामतः खड़ी बोली गद्य के साथ पद का विकास हुआ और आगे चलकर द्विवेदी युग में यह विवाद खत्म हुआ। काव्य के क्षेत्र में खड़ी बोली का प्रयोग होने लगा। तो इस प्रकार से अब हम छंद अलंकार पर भी चर्चा करेंगे कि भारतेंदु युग ने परंपरागत छंद अलंकारों का प्रयोग कर कविताओं में किया और उनमें उल्लेखनीय है कि आर्या, कुंडलिया, दोहा, चौपाई, सोठा, रोला, हरि गीतिका जैसे मात्रिक छंद तथा कविता सवैया और मद्रकांता, शिखरनी, वंशदस, बसंत लतिका जैसे वर्णिक छंदों का विधि विमुख प्रयोग लोक संगीत का गाँव में प्रचार प्रसार करने के लिए भारतेंदु ने कजरी, ठुमरी, खेमटा, कहरबा, गेल, चैती, अर्ध, होली, साझी, लावे, लावनी, बिरहा, चनैनी आदि छंदों का प्रयोग किया है। इस प्रकार के प्रयोगों का आवाहन भी वे कवियों को कर चुके थे कि किसी नए छंद का प्रयोग भले ही इन कवियों में न किया हो, परंतु काव्य की नई उद्भावना विषय एवं शैली की दृष्टि से मौलिक रही है। अब हम भारतेंदु युग के मूल्यांकन पर चर्चा करेंगे कि इस विवेचन मूल्यांकन से यह ज्ञात होता है कि भारतेंदु समेत अन्य कवि अपने द्वार का सुयोग निर्वाह कर रहे थे और अपनी अनुभूति को माध्यम बनाकर स्वभाषा, स्वधर्म, स्वजाति का प्रचार और देश उन्नति एवं राष्ट्रीय भावनाओं को जगाने का प्रयास प्रशंसनीय रहा। खड़ी बोली को काव्य भाषा का माध्यम बनाया और उनके काव्य के साथ निबंध, नाटक, कहानियाँ, उपन्यास, लेख लिखे गए। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं का संपादन, प्रकाशन भी इस युग की महत्वपूर्ण घटना है। जनवादी विचारधारा की अभिव्यक्ति, लोकगीत शैली का स्वीकार इस युग की महत्वपूर्ण मूल्य है। जीवन के यथार्थ को उन्होंने सामाजिक स्वर दिया। प्रत्येक विद्या में बहुत सारे अंतर विरोध भी उनके काव्य में पाए जाते हैं। राष्ट्रीयता, राजभक्ति, राजद्रोह, नई भाषा, पुरानी भाषा, नए पुराने दृष्टिकोण, इन सब में समन्वय की भावना आदि है। भारतीय समाज, साहित्य, राजनीतिक इतिहास में यह नवयुग नव जागरण के नाम से जाना जाता है, जिसके अग्रदूत स्वयं भारतेंदु बाबू रहे हैं। अब हम भारतेंदु युग के उपसंहार पर अगर बात करते हैं तो कि भारतेंदु युगीन साहित्यकारों ने विभिन्न स्तर पर जन जागरण का कार्य किया। साहित्य रचना के जरिए वे स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े रहे, इस बढ़ावा भी किया और गद्य का नए रूप में विकास भी हुआ। रंगमंच का आधुनिक आविष्कार भी इस साहित्यकारों ने विशेष भारतेंदु ने महसूस किया। जीवन के सत्यों को नैतिक साहस के बल पर जनता के सम्मुख रखा। तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक जीवन की सच्चाइयों से हमें रूबरू कराया। यह इस युग का महत्वपूर्ण देन है। तो इस प्रकार से आज हमने भारतेंदु युग की समस्त काव्यगत विशेषताओं पर चर्चा किया, जिसमें से एक बार फिर से हम उस पर चर्चा करना चाहेंगे कि भारतेंदु युग के कई सारी जो प्रवृत्तियाँ रही हैं, उन प्रवृत्तियों को हमने बारी बारी से देखा है और आपने भी इसको समझने की कोशिश ज़रूर की होगी। तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट्स के माध्यम से भी लिख सकते हैं, ताकि भारतेंदु युग के काव्य की विशेषताओं को जब आप जानना चाहें और उसको याद करना चाहें तो कौन कौन सी प्रवृत्तियाँ रही है। तो हमने सबसे पहले देखा था भारतेंदु युग की काव्य की प्रवृत्तियाँ, तो उसमें कौन कौन सी प्रवृत्तियाँ हैं तो यहाँ फिर से एक बार हम देखेंगे कि
देशभक्ति और राजभक्ति। उसके बाद हमने ये देखा है कि भारतेंदु युग में नई सामाजिक चेतना का किस प्रकार से उद्भव होता है। इसके बाद हमने भारतेंदु युग में आर्थिक चिंताओं का किस प्रकार से प्रकटीकरण हुआ है। उसके बाद हमने यह देखा है कि जनजीवन का चित्रण भी भारतेंदु युग में किस प्रकार से हुआ है। श्रृंगार की कविता को भी हमने इस में देखा है। भक्ति भावना, इस पे भी हमने चर्चा किया है। भारतेंदु युग में प्राकृत चित्रण, हास्य व्यंग, नीति निरूपण की परंपराबद्ध ग्रंथों की रचना, इन सारे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा किया गया है। समस्या पूर्ति परक काव्य रचना, काव्य अनुवाद का आरंभ, काव्य रूपों की विविधता, भारतेंदु युग की भाषा प्रधानता, भारतेंदु युग में छंद अलंकार, और उसके बाद हमने भारतेंदु युग का मूल्यांकन भी किया और उसके बाद भारतेंदु युग के उपसंहार पर भी हमने चर्चा किया। तो इस एक वीडियो के माध्यम से आप भारतेंदु युग की विभिन्न प्रवृत्तियों के साथ साथ बहुत सारे महत्वपूर्ण जानकारियों को भी आपने इस वीडियो में ग्रहण किया होगा। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।